जय हिंद दोस्त। परीक्षा विद सोनू में आपका स्वागत है। चलिए आज लूसेंट के टॉप 10 क्वेश्चन को डील करते हैं। ये जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये 10 क्वेश्चन नहीं, 10 चौके 40 क्वेश्चन के बराबर है, क्योंकि हम जिस तरह से ऑप्शन लिए हैं हर एक ऑप्शन को डील करके आपको बताते चलेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि सातवाहन के शासनकाल में सर्वाधिक सिक्का किसका था, यानी सर्वाधिक सिक्का किसका ढाला जाता था। वैसे तो सीसा का, चांदी का, तांबा का, प्रोटीन का, सभी का सिक्का ढाला जाता था इस शासनकाल में, लेकिन सर्वाधिक मात्रा में जो सिक्का ढाला जाता था वो सिक्का सीसा का था। वो सिक्का किसका था? सीसा का था। और ये सीसा जो मंगाया जाता था स्पेशली रोम से मंगाया जाता था। कहाँ से मंगाया जाता था? रोम से मंगाया जाता था। उसके बाद देख लेते हैं सातवाहन वंश की बात करें तो सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने किया था। किसने किया था? सिमुक ने किया था। इस वंश की सातवाहन वंश की अगर राजधानी की बात करें तो ये प्रतिष्ठान है। कहाँ है? प्रतिष्ठान, जो कि गोदावरी नदी के किनारे पे है। कहाँ है? गोदावरी नदी के किनारे पर है। इसी वंश की अगर बात करें तो इस वंश की भाषा जो थी, इसकी भाषा प्राकृत थी। भाषा कैसी थी? प्राकृत की भाषा थी। भाषा कैसी थी? प्राकृत भाषा, प्राकृत थी। उसके बाद लिपि इसकी ब्राह्मी थी। लिपि कौन सी थी? लिपि ब्राह्मी थी। लिपि ब्राह्मी थी। उसके बाद अगर बात करते हैं कि सातवाहन वंश के बारे में, ये क्या उत्तर और दक्षिण के बीच सेतु का काम किया। उत्तर और दक्षिण भारत के बीच क्या किया? इन्होंने सेतु का काम किया। उसके बाद अगर बात करें कि इसमें एक पद होता है गौमलिक का। इस वंश में एक पद क्या होता है? गौमलिक। गौमलिक का पद होता है। इस गौमलिक ये गौमलिक क्या होता है? गौमलिक ग्रामीण क्षेत्रों का जो प्रशासन चलता है उसी को गौमलिक कहा जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि अगला क्वेश्चन है कि चोल काल में जैन संस्थानों को दी जाने वाली भूमि को क्या कहते थे? चोल काल में जैन संस्थानों को दी जाने वाली भूमि को क्या कहते थे? ऑप्शन है पल्लीचंदम, वेंगनवलाई, देवदान, सालाभोग। सही आंसर होगा पल्लीचंदम। पल्लीचंदम जैन संस्थानों को दी जाने वाली भूमि को कहा जाता था। उसके बाद है वेल्लन वगई। वेल्लन वगई क्या होता था? ये वेल्लन वगई जो है ये कहा जाता था गैर ब्राह्मण किसान स्वामी को। जो ब्राह्मण नहीं है वो किसान स्वामी को जो भूमि दी जाती थी उसको बोला जाता था वेल्लन वगाई भूमि। उसके बाद देवदान, जो मंदिरों में दान की जाने वाली भूमि होती थी उसको देवदान भूमि कहते थे। साला भोग, ये जो साला भोग होता है ये स्कूल यानी पाठशाला जो होता है ना, तो पाठशाला बनाने के लिए जो दान दिया जाता था भूमि उसी को हम साला भोग कहते थे। उसके बाद एक और इसमें भूमि आता है ब्रह्मदय का। कौन सा भूमि आता है? ब्रह्मदय, जो ब्राह्मण को उपहार में दिया जाता था उसी को ब्रह्मदय कहा जाता है। उसके बाद है अगर इस वर्ष की चोल काल की बात करें तो चोल काल का संस्थापक था विज्ञालय। चोल काल का संस्थापक कौन था? विज्ञालय था। उसके बाद इसकी राजधानी की बात करें तो राजधानी तंजावुर थी। तंजावुर थी, इसको तंजौर भी कहा जाता है। उसके बाद इसी वंश में अगर बात करें तो बहुत महान से शासक हुए जिन्होंने श्रीलंका पर प्रथम बार आक्रमण किया था। श्रीलंका पर प्रथम बार आक्रमण कौन किया था? राजराज प्रथम। राजराज प्रथम, इन्होंने पहली बार श्रीलंका पर आक्रमण किया था। लेकिन श्रीलंका को एक क्वेश्चन पूछता है, लेकिन श्रीलंका को पूर्ण रूप से किसने मिला लिया? तो वो राजेंद्र प्रथम। कौन था वो? राजेंद्र प्रथम ने श्रीलंका को पूर्ण रूप से विजित किया था। राजेंद्र प्रथम ही के साम्राज्य में सर्वाधिक विस्तार हुआ। चोल काल साम्राज्य में जो सर्वाधिक विस्तार हुआ वो राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में ही हुआ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि पुलकेशी द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराकर किसकी उपाधि धारण की थी? पुलकेशी द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराकर किसकी उपाधि धारण की थी? ऑप्शन है परमेश्वर, दक्षिणापथेश्वर, वतापी कोंड, नर केसरी। सही आंसर होगा परमेश्वर। सही आंसर क्या होगा? परमेश्वर। यानी पुलकेशी द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण कर ली थी। उसके बाद वतापी कोंड की अगर बात करें तो वतापी कोंड की उपाधि किन्होंने धारण किया था? तो नरसिंह वर्मन ने किया था। नरसिंह वर्मन ने किया था। और नरकेसरी की उपाधि विज्ञालय ने किया था। नरकेसरी की उपाधि किसने धारण किया था? विज्ञालय। ये वही विज्ञालय है जिन्होंने किस वंश की स्थापना किया था? चोल वंश की स्थापना किया था। विज्ञालय किस वंश की स्थापना किया था? चोल वंश का स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि ब्राह्मणों को दी गई करमुक्त भूमि को क्या कहते थे? अभी पिछला क्वेश्चन में क्या पढ़े थे कि जैन संस्थानों को दी जाने वाली भूमि को पल्लीचंदनम कहते थे, लेकिन यहाँ है कि ब्राह्मणों को दी गई करमुक्त भूमि। कौन सी भूमि? करमुक्त भूमि को क्या कहा जाता था? वो कहा जाता था चतुर्वेदी मंगलम। क्या कहा जाता था? चतुर्वेदी मंगलम। ब्राह्मणों को दी गई करमुक्त भूमि। ब्रह्मदय की बात करें तो ब्राह्मणों को दी गई भूमि। यहाँ कन्फ्यूजन हो सकता है आपको कि देखिए क्या है, ब्राह्मणों को दी गई
कर मुक्त भूमि, ये कर मुक्त, इससे कर टैक्स नहीं लिया जाता था, तो ये वो कौन सी भूमि कहलाती थी? चतुर्वेदी मंगलम। लेकिन ब्रह्मदय जो है ये ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि थी, इसमें टैक्स लगता था, यानी ब्राह्मण को जो दान में देता था वो ब्रह्मदय भूमि हो गया, जिस पर कर नहीं लगता था वो चतुर्वेदी मंगलम भूमि हो गया। उसके बाद है नगरम। नगरम एक व्यापारियों की सभा थी, नगरम व्यापारी की सभा थी, व्यापारियों की सभा थी। और मणिग्रामम क्या था? मणिग्रामम था व्यापारियों का एक समूह होता था, मणिग्राम व्यापारियों का एक समूह होता था, ग्रुप होता था, उसको मणिग्रामम कहते थे। लेकिन नगरम व्यापारियों की जो सभा होती थी उसी को हम क्या कहते थे? मणिग्रामम कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है, निम्न में से थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण क्या है? बेकेलाइट, पॉलीथीन, नायलॉन, और अगला ऑप्शन है आपका टेफ्लॉन। तो इसमें सही आंसर होगा बेकेलाइट। ये बेकेलाइट उदाहरण है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का। बेकेलाइट मतलब गाड़ी का बेकलाइट नहीं होता है, बेकेलाइट मतलब होता है जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को क्या करता है? पिघला करके, गर्म करके जो बनाया जाता है, फिर बाद में जब इसको हम पिघलाते हैं तो ये पिघलता नहीं, यानी इसका रिसाइकल नहीं होता, ये फिर बर्बाद हो जाता है। एक बार इस बनने के बाद, यूज होने के बाद ये क्या हो जाता है? बर्बाद हो जाता है, इसको हम फिर से नहीं बनाते, इसी को हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। जो सही आंसर होगा बेकेलाइट। बेकलाइट भी होगा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण, और इसको मेलामाइन भी होगा। और क्या होगा? मेलामाइन, मेलामाइन और बेकेलाइट, मेलामाइन और बेकेलाइट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है। अगर बात करें कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बनता कैसे है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का तो उदाहरण है, तो बता दें कि कैसे बनता है। लेकिन ये बेकेलाइट कैसे बनता है? बेकेलाइट जो है ना, फिनोल, क्या होता है? फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड, और फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड को जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो बेकेलाइट बनता है। जब फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड को गर्म करते हैं, किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं, तो वो क्या बन जाता है? बेकेलाइट बनता है। अगर हम बात करें कि नायलॉन, सॉरी, पॉलीथीन और टेफ्लॉन, प्लस किसका बात करें? टेफ्लॉन, तो ये किसका उदाहरण है? थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण है, थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण है, थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण है। तो आपको सिर्फ याद रखना है कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण कौन सा है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण कौन सा है? वो है बेकेलाइट, एक हो गया मेलामाइन। अगर पॉलीथीन किसका उदाहरण है? तो ये थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण है, पॉलीथीन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शल्य चिकित्सा में किसका प्रयोग किया जाता है? शल्य चिकित्सा में किसका प्रयोग किया जाता है? सही आंसर होगा इसका N2O। सही आंसर क्या होगा? N2O, जिसको हम क्या बोलते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड भी बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं हम? नाइट्रस ऑक्साइड भी बोलते हैं ना, N2O। ये हंसाने वाली गैस भी होती है, हंसाने वाली गैस भी बोलते हैं। अगला ऑप्शन है कि H2S। H2S को हम क्या बोलते हैं? ये क्या है? सल्फाइड है। ये क्या है? सल्फाइड होता है, जो एक तरह प्रकार का क्या होता है? जहर होता है। अगर CO प्लस N2 की बात करें, CO और N2 को क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर गैस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर गैस बोलते हैं। ACO प्लस N2 यानी प्रोड्यूसर गैस का उपयोग किस में होता है? भट्टी को गर्म करने में, और सस्ता ईंधन बनाने में प्रोड्यूसर गैस का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है Fe3O4। Fe3O4 इसको इस तरह से लिखते हैं, Fe3 फिर O4। ये होता है फेरिक ऑक्साइड होता है। ये क्या होता है? फेरिक ऑक्साइड होता है। इसका प्रयोग करते हैं जेवरात को पॉलिश करने में। इसको किसका प्रयोग करते हैं? जेवरात को पॉलिश करने में करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि रैली किस खेल से संबंधित है? रैली किस खेल से संबंधित है? तो सही आंसर होगा इसका टेबल टेनिस। सही आंसर क्या होगा? टेबल टेनिस। रैली टेबल टेनिस से संबंधित है। और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शब्दावली किस खेल से संबंधित है। एक क्वेश्चन परीक्षा में पूछ ही देता है। तो इसमें जो आपका है रैली किस खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस से। और इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे फायल, जैसे क्या है? फायल, ये भी आपका टेबल टेनिस से संबंधित है। फाइल हो गया, पेन होल्डर हो गया, क्या हो गया? पेन होल्डर हो गया आपका। और सेंटर लाइन, एक और है सेंटर लाइन हो गया, सेंटर लाइन हो गया। तो टेबल टेनिस से क्या क्या हो गया? रेले तो हो ही गया, फाइल हो गया, पेन होल्डर हो गया और सेंटर लाइन हो गया। अगर इसी में हम बात कर लेते हैं कि वॉलीबॉल, तो वॉलीबॉल से कुछ इंपॉर्टेंट शब्दावली है, जैसे फ्लोटर, जैसे क्या है? फ्लोटर है। उसके बाद आपका आ गया एरियल हो गया, हाँ एरियल हो गया। उसके बाद रोटेशन, उसके बाद क्या हो गया?
रोटेशन ना, रोटेशन, ये तीनों चीज़ वॉलीबॉल से संबंधित है। ये तीनों चीज़ किससे संबंधित है? वॉलीबॉल से संबंधित है। क्या क्या? फ्लोटर हो गया, एरियल हो गया और रोटेशन हो गया। अगर अगला इसी में बात करें, अगला ऑप्शन पोलो का, तो पोलो से कुछ इंपॉर्टेंट शब्दावली है, जैसे बंकर, जैसे क्या हो गया? बंकर। उसके बाद हो गया चकर, उसके बाद क्या हो गया? चकर हो गया। उसके बाद हो गया आपका मेलेट, मेलेट, ये भी पोलो खेल से संबंधित है। उसके बाद आपका हो गया बंडर, उसके बाद आपका क्या हो गया? बंडर। उसके बाद और हो गया चुक्का, उसके बाद क्या हो गया? चुक्का हो गया। ये सब किससे संबंधित है? पोलो से। अगर हम बैडमिंटन की बात करें, अगर हम बैडमिंटन की बात करें, तो बैडमिंटन में जैसे आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्दावली है, जैसे लव, स्मैश, मैच पॉइंट, मैच पॉइंट, उसके बाद नेट फॉल्ट, उसके बाद क्या हो गया आपका? नेट फॉल्ट हो गया, नेट फॉल्ट। ये सारा चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला। क्या कि लाइटनिंग किड, लाइटनिंग किड के उपनाम से किसे जाना जाता है? लाइटनिंग किड के उपनाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन है विश्वनाथ आनंद, लिएंडर पेस, राहुल द्रविड़ और पेले। अगर इसका आंसर आप जानते हैं तो फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए क्या होगा आंसर इसका, तो हम सही आंसर बता देते हैं इसका। इसका होगा सही आंसर विश्वनाथ आनंद। विश्वनाथ आनंद को ही लाइटनिंग किड के नाम से जाना जाता है। विश्वनाथ आनंद ही प्रथम व्यक्ति है जिन्हें कौन सा पुरस्कार मिला था? जिसे प्रथम पुरस्कार मिला था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था। उसके बाद देख लेते हैं लिएंडर पेस। लिएंडर पेस, जो लिएंडर पेस का उपनाम क्या है? पाकेर डायनेमो। क्या नाम है? पाकेर डायनेमो। पाकेर डायनेमो के नाम से किसको जाना जाता है? लिएंडर पेस को जाना जाता है। उसके बाद अगर बात करें राहुल द्रविड़ को, इसको द वॉल के नाम से जाना जाता है, द वॉल के नाम से जाना जाता है किसको? राहुल द्रविड़ को। उसके बाद अगला ऑप्शन क्या है? पेले, जो एक ब्राज़ील का फुटबॉलर है पेले, इसको ब्लैक पर्ल के नाम से जाना जाता है, ब्लैक पर्ल के नाम से जाना जाता है, जो ब्राज़ील का एक ही बहुत ही इम्पोर्टेंट फुटबॉलर है जिसका निधन इधर ही हो गया था दोस्तों। तो इसको इसमें सिर्फ आपको याद रखना है कि लाइटनिंग किड के उपनाम से जाना जाता है विश्वनाथ आनंद को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई सा परीक्षा में इसको तो पूछ ही लेता है। अगला क्वेश्चन ये है कि उत्तर अटलांटिक गठबंधन, जिसको हम शॉर्टकट में नाटो बोलते हैं, जिसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? नाटो। कभी कभी क्या करेगा? नाटो नहीं देगा, नाटो क्या करेगा? नहीं देगा, पूछ लेगा उत्तर अटलांटिक गठबंधन की स्थापना कब हुई थी। हम जानते भी हैं फिर भी हम क्या कर सकते हैं, इसको नहीं मतलब आंसर दे पाते हैं। तो सही आंसर आपका ये होगा कि उत्तर अटलांटिक गठबंधन यानी नाटो की स्थापना हुआ था 4 अप्रैल, कब हुआ था? 4 अप्रैल 1949 को, 4 अप्रैल 1949 को हुआ था ना, 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। उसके बाद है क्या? 1 जनवरी 1995 को WTO की स्थापना हुई थी, WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में। अगला ऑप्शन है क्या कि 7 दिसंबर 1985, 7 दिसंबर 1985, 7 दिसंबर 1985 को सार्क की स्थापना हुई थी। 7 दिसंबर 1985 को किसकी स्थापना हुई थी? सार्क की स्थापना हुई थी। और 1960 में ओपेक की स्थापना हुई, जो पेट्रोलियम का निर्यात करने वाले देशों का समूह होता है ओपेक, उसकी स्थापना हुई थी कब? 1960 में। कहाँ पे? बगदाद में हुई थी। कहाँ हुई थी? बगदाद में। और इससे हाल फिलहाल ही एक देश एग्जिट हो गया, बाहर हो गया है, जिसका नाम है अंगोला। अंगोला देश ओपेक से क्या हो गया है? बाहर हो गया है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर का है। किस अनुच्छेद में आकस्मिक निधि की बात की गई है? किस अनुच्छेद में आकस्मिक निधि की बात की गई है? ये जो आप सुनते हैं आकस्मिक निधि, संचित निधि, हाँ, ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो ऑप्शन है अनुच्छेद 283, अनुच्छेद 262, अनुच्छेद 292, अनुच्छेद 293। लेकिन आकस्मिक निधि की जो बात कही गई वो अनुच्छेद किस में कही गई है? अनुच्छेद 283 में कही गई है। अनुच्छेद 283 में कहा गया है आकस्मिक निधि के बारे में और संचित निधि, दोनों आकस्मिक निधि और संचित निधि, संचित निधि दोनों अनुच्छेद 283 में कहा गया है। अगला अनुच्छेद क्या है इसको भी देख लेते हैं कि अगला अनुच्छेद है 262, इसमें अंतर्राज्यीय नदी परिषद, अंतर्राज्यीय नदी परिषद के बारे में कहा गया है अनुच्छेद 262 में।
अनुच्छेद 292 में कहा गया कि भारत सरकार जो उधार लेता है किसी भी बैंक से, वर्ल्ड बैंक से एडीबी से या किसी भी अन्य देश से जो उधार लेता है, उसके बारे में अनुच्छेद 292, यानी अनुच्छेद 292 में की पॉइंट याद रखना कि भारत सरकार जो उधार लेती है वो अनुच्छेद 292 में, और राज्य सरकार जो उधार लेती है वो अनुच्छेद 293 में। राज्य सरकार जो स्टेट गवर्नर जो गवर्नमेंट जो क्या करती है उधार लेती है वो अनुच्छेद 293 में। एक बार फिर रिकॉल कर लेते हैं इसको कि अनुच्छेद 283 आकस्मिक निधि और संचित निधि, आकस्मिक निधि और क्या हो गया, संचित निधि हो गया। उसके बाद अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय नदी परिषद के बारे में, अनुच्छेद 292 भारत सरकार जो उधार लेती है, अनुच्छेद 293 क्या होता है, जो राज्य सरकार उधार लेती है। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन था। आगे है कुछ सम इम्पोर्टेंट नोट्स जो आप इसको याद करिएगा, ये वन लाइनर फॉर्म में हम रख दिए हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें से अगला आपका ये है कि दल बदल निरोधक अधिनियम जो लाया गया था, कब लाया गया था, वो 15 फरवरी 1985 को लाया गया था। दल बदल होता था क्या कि नेता कभी दल बदल कर लेता था, कभी इस पार्टी में, कभी उस पार्टी में, कभी उस पार्टी में, तो ये पार्टी बिगड़ते रहता था। इसके लिए क्या हो गया, दल बदल निरोधक अधिनियम लाया गया जो 15 फरवरी 1985 को लाया गया था। अगला है कि बाघ परियोजना कब लाया गया था। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, बाघ परियोजना कब लाया गया, हाथी परियोजना कब लाया गया, गेंडा परियोजना कब लाया गया, कछुआ परियोजना कब लाया गया। तो इसको याद रखिएगा कि बाघ परियोजना 1973 में, इंदिरा गांधी के समय में इसको लाया गया था, बाघ परियोजना 1973 में। अगला है इसमें गिद्ध परियोजना, गिद्ध संरक्षण परियोजना 2006 में। गिद्ध संरक्षण परियोजना कब लाया गया, 2006 में। इसी से याद रिलेटेड करके कुछ आगे क्वेश्चन जो जैसे याद आता जाएगा तो आप सभी दोस्तों इसी तरह रिलेट करके पढ़िएगा। जैसे देख लेते हैं, गिद्ध संरक्षण परियोजना 2006 में लाया गया। अगर हम इसी को हम बिहार में जाएंगे जब, तो 2006 में ही पंचायती राज अधिनियम लाया गया, पंचायती राज अधिनियम लाया गया था बिहार में, जिसमें से महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला पहला राज्य बना था आपका बिहार। तो याद रखिएगा 2006 में क्या क्या हुआ था, गिद्ध संरक्षण परियोजना आया था, और 2006 में ही बिहार में पंचायती राज अधिनियम लाया गया था, जिसके अंतर्गत महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया था। अगर हम हाथी परियोजना की बात करें, हाथी परियोजना आया था 1992 में। हाथी परियोजना कब आया था, 1992 में आया था। कछुआ संरक्षण परियोजना की बात करें तो कछुआ संरक्षण परियोजना 1975 में लाया गया था। कछुआ संरक्षण परियोजना कब लाया गया था, 1975 में। और 1975 में ही घड़ियाल प्रजनन परियोजना लाया गया था। घड़ियालों को जनसंख्या बढ़ाने के लिए, घड़ियाल लुप्त ना हो जाए कहीं, इसके बचाव के लिए घड़ियाल प्रजनन परियोजना लाया गया था 1975 में। 1975 में दो चीज़ लाया गया था, कछुआ संरक्षण परियोजना और घड़ियाल परियोजना। गेंडा संरक्षण परियोजना, गेंडा संरक्षण परियोजना 1987 में लाया गया था। गेंडा संरक्षण परियोजना कब लाया गया था, 1987 में लाया गया था।